सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शीतल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अगले क्लास में लेकर आने वाले हैं कड़बक जो चैप्टर 1 है काव्य खंड का, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेखक परिचय, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और सारांश भी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लेकर आ चुके हैं कड़बक चैप्टर 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके सारांश भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। तो फटाफट से इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, दम लगा के एक बार शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो हम इस क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से लेकर चलेंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ठीक है, तो देख लीजिए ये रहा हमारा लेखक परिचय। ठीक है, हम ले आए हैं लेखक परिचय। तो चलिए लेखक परिचय कराते हैं सबसे पहले, क्योंकि काव्य खंड में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है लेखक परिचय। ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कड़वत पाठ लेखक परिचय। ठीक है, कड़वत पाठ के लेखक परिचय देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कड़वत पाठ के रचनाकार कौन है। इस पाठ के जो रचनाकार है उनका नाम है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, नाम है कवि का हमारा मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा नाम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जायसी जी कैसे कवि थे, तो आप लोग बोलिएगा निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के और प्रेम मार्गी शाखा के। ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक की जन्म। ठीक है, जायसी जी का जन्म कब हुआ था। तो जायसी जी का जन्म सन 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि 1492 में हुआ था। ठीक है, इसके आसपास माना जाता है। ठीक है, कि 1492 भी हो, 1493 भी हो सकता है, 1491 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे अनुमान लगाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निवास स्थान। ठीक है, मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान कहाँ है। तो वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। ठीक है, वो जो उत्तर प्रदेश में एक जायस नाम का स्थान है, ठीक है, गांव होगा। ठीक है, जायस जायस नाम का स्थान, वहाँ के ये रहने वाले थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनके पिताजी के नाम क्या था। तो देख लीजिए उनके पिताजी का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता था, पूछा जाता भी है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि इनके पिताजी का नाम क्या था। तो याद रखिएगा मलिक राजे अशरफ। ठीक है, मलिक राजे अशरफ। ठीक है, नेक्स्ट है जायसी कुरूप व कोने थे। कुरूप व कोने का मतलब पता है आपको। इनके कान इनके आँख एक नहीं थे। ठीक है, इनके जब आँख नहीं थे और शरीर में चेचक टाइप का होता है ना, जो देहाती भाषा में माता जी बोलते हैं गांव देहात में, वो इनके मुंह शरीर पे निकला था। मतलब रूपहीन थे, इनका रूप मतलब सुंदरता नहीं था। ठीक है, तो आगे है उन्हें बाएं कान कान से भी उन्हें कम सुनाई देता था। जो उनके बाएं कान था उनसे उनको कम सुनाई देता था। ठीक है, कम सुनाई देता था। आगे है इनका निधन कब हुआ। तो चलिए इनका निधन भी देख लेते हैं। निधन जायसी जी की मृत्यु हुई थी 1548 के करीब। ये भी कंफर्म नहीं है कि 1548 में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन अनुमानतः बताया जाता है कि 1548। ठीक है, 1548 के करीब हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे हमारा टॉपिक है आगे हमारा टॉपिक है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं। इनके द्वारा कौन कौन सी रचना की गई है। ठीक है, बहुत बेसिक से लेकर चल रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आइए देखते हैं। इनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, मतलब इन्होंने 21 रचना किए थे। ठीक है, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख है। तो आप लोग को इतना याद नहीं रखना, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है मेरा पद्मावत। ठीक है,
पद्मावत बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अखरावट भी पूछा जाता है, आखिरी कलाम भी पूछा जाता है, और कहरनामा भी पूछा जाता है। ठीक है, ये चार आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी चित्ररेखा भी पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन अभी तक ज़्यादा बार ये चार चार नाम पूछा है। ठीक है, चार रचना पूछा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पद्मावत। इसका पूरा विस्तार में है। ठीक है, अब कौन कौन से 21 रचना किए थे। पहला है पद्मावत, अखरावत, सखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत, चित्रावत, सुरवनामा। ठीक है, आगे है मोराईनामा, मुखहरनामा, मुखरनामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, आखिरी कला। देख रहे हैं कैसा कैसा रचना है। आगे है बरहमासा, उसके बाद धनावत, उसके बाद सोरठ, उसके बाद जपजी, उसके बाद मौनावत, उसके बाद मेखरावट नामा, उसके बाद कहरनामा, उसके बाद स्फुट कविताएं, उसके बाद लहरावत, उसके बाद शकरनामा। ठीक है, शकरनामा, उसके बाद मसला या मसलनामा। ठीक है, तो इसमें भी मैं इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, उसमें तो बताया ही था। ठीक है, मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। एक है पद्मावत, अखरावत। ठीक है, पद्मावत, अखरावत। आगे आगे देखते हैं, आखिरी कलाम, तीन हो गया। उसके बाद कहरनामा। ठीक है, ये भी याद रख लिएगा। बस यही चार को। ठीक है, कहरनामा। आप आगे तो चित्ररेखा बताए ही थे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब है हमारा सारांश। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे और एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा कड़बक पाठ का सारांश लिखिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, कहता है कि एक आँख का होने पर भी मोहम्मद में काव्य गुण है। मतलब कहने का मतलब मोहम्मद जायसी में, जायसी के पास एक आँख रहने पर भी उनके काव्य गुण है, उनके उनके गुण, स्वभाव, रहन सहन, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे जिसमें वह काव्य सुना वही मोहित हो गया। मतलब जिसने वह काव्य, मतलब मोहम्मद जायसी के जिन्होंने उनके काव्य सुना, रचना सुना, वही उन पे मोहित हो गए। ठीक है, आगे है विधाता ने चंद्रमा के समान उसे संसार में बनाकर कलंकी कर दिया, पर वह प्रकाश प्रकाश ही करता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे चंद्रमा पर धाब है, दग्गे है। ठीक है, देखते होंगे आप लोग, चंद्रमा पर काले काले धब्बे हैं। वैसे ही इनसे मतलब तुलना की जा रही है। जैसे कल चंद्रमा पर दाग है, वैसे ही मलुक मुहम्मद जायसी के भी एक कलंकित है। जैसे उनके एक आंख नहीं है, शरीर पे चेचक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और उनको प्रकाश ही करता है, चंद्रमा केवल प्रकाश ही करता है। ठीक है, वैसे ही इनको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे है कि एक आंख में ही उसे संसार सूझता है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी को एक आंख से ही पूरा संसार उनको दिखता है। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह वह उदित है। जैसे सारे ग्रहों में शुक्र एक ग्रह है जो चमकीला और अलग दिखता है, वैसे ही वो भी है। ठीक है, बहुत सारे कवि है, बहुत सारे ऐसे कवितकार है, उनमें से ये एक है। ठीक है, नेक्स्ट है जब तक आम में नुकीली डाब नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंधित नहीं बसती। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब तक आम आम में मोजर नहीं लगता, जब तक उसमें, मतलब क्या बोलते हैं, भौरे नहीं गुनगुनाते, तब तक उसमें सुगंधित सुगंधित क्या बोलते हैं उसको, सुगंध नहीं देता। ठीक है, वैसे उसी के बारे में इनको तुलना की जा रही है। आगे है, विधि ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष किया, तभी तो वह ऐसा असूझ और अपार हुआ। कहने का मतलब देखिए कि समुद्र में खारा पानी रह, समुद्र का पानी खारा रहता है। ठीक है, जैसे उन उसमें से नमक निकाल कर बनाया जाता है। ठीक है, वैसे ही इनको तुलना की जा रही है समुद्र के पानी में। जैसे समुद्र का पानी खारा है, वैसे ही इनको तुलना की जा रही है। ठीक है, आगे है जब तक घड़िया में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु में कंचन की चमक नहीं आती। जैसे कहने का मतलब क्या है
मतलब घड़ा की तरह उसमें जो मैल रह जाता है उसको जब साफ किया जाता है वो एकदम चकमका जाता है, चमचम हो जाता है, ठीक है। उसी से इनको भी कंपेयर की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। आगे है कवि। कवि एक नेत्र दर्पण के समान है। मतलब कहने का मतलब उनका एक ही नेत्र उन दर्पण के समान है और उसका भाव नॉर्मल है। मतलब उनका स्वभाव रहन सहन एकदम नॉर्मल है, निर्मल है, ठीक है। आगे स्वयं वह कुरूप है पर सब रूपवान उसके पाँव पकड़कर चाव से उसके मुंह देखते हैं। जैसे भले ही वो एक आंख से कुरूप है, लेकिन वो मतलब जिसके दो आंख भी है, जो रूपवान भी है, वो भी इनके पैर पकड़ के इनको देखते हैं, मुंह देखते हैं, ठीक है। आगे मोहम्मद कवि ने यह काव्य रचकर सुनाया, जिसने सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। कहने का क्या मतलब है, एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। मोहम्मद कवि ने यह काव्य रचकर सुनाया, जिसने सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। जो ये काव्य इन्होंने लिखा था, ये रचकर लोगों ने जब इनके काव्य को देखा, उसने सुना देखा, उसको प्रेम के पीड़ा का अनुभव हुआ कि प्रेम क्या चीज़ होती है, प्रेम में पीड़ा का क्या अनुभव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्रेम कथा को कवि के रक्त की लील लगाकर जोड़ा गया। कहने का क्या मतलब है कि इस प्रेम की पीड़ा को जो लिखे थे, कौन, कि मलुक मोहन जायसी कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो ये काव्य लिखा, कविता लिखा, ये अपने रक्त के लिए से, मतलब रक्त के लिए से नहीं, मतलब दिन रात एक करके अपने एक एक बूंद पसीने के बूंद से इन्होंने लिखा, ठीक है। बहुत मेहनत लगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। इनके जो लिखे हैं, जो काव्य लिखे हैं, इनको बहुत क्या बोलते हैं, प्यार से लिखे हैं और बहुत सोच समझ कर लिखे हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से लिखे हैं और मन में यह समझकर इस ऐसा कवित्व रचा रचा है कि शायद जगत में यही निशानी बची रह जाए। कहने का क्या मतलब है, इन्होंने एक मतलब क्या सोच कर लिखा कि हम ऐसा कवि किताब लिखे, मतलब कवि क्या बोलते हैं, कविता लिखे, काव्य लिखे जो कि पूरा दुनिया में चर्चा हो, ठीक है। तो सच में भाई बहुत इनका कविता, बहुत सारे रचनाकार, इनके बहुत सारे क्या बोलते हैं काव्य बहुत चर्चित हैं, ठीक है। आगे कहाँ है वह रत्नसेन जो ऐसा राजा था, कहाँ है वह सुगना जो ऐसी बुद्धि लेकर जमा था। कहने का मतलब कहाँ है वो रत्नसेन जो ऐसा राजा था। रत्नसेन राजा के नाम का बोल रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ है वो रत्नसेन जो ऐसा राजा था, और कहाँ है वह सुगना जो ऐसी बुद्धि लेकर जन्मा था। मतलब जो सुगा होता है ना, तोता जिसको बोलते हैं, वो उनके बुद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे है कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती, ठीक है। कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान और कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कोई नहीं है बल्कि यश के रूप में कहानी रह गई। अब कोई नहीं है, जो जो आया वो चला गया, बस उनके कहानी, उनके याद, उनके भावनाओं ही यहाँ इस धरती पे रह गया, ठीक है। फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं पर उसकी खुशबू रह जाती है। मतलब कंपेयर कर रहे हैं, फूल तो खिलता है, उस झड़कर नष्ट भी हो जाता है, परंतु उसके जो सुगंध है वो हमेशा बरकरार रहता है, ठीक है। आगे कवि ये कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेंगे, पर प्रकृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी, ठीक है। कवि कहते हैं इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें शब्दों में याद रखेगा। कहने का क्या मतलब है कि जो इनके कविता को, काव्य को पढ़ेगा वो हमारे शब्दों को याद रखेगा। मतलब ऐसे ऐसे इन्होंने शब्द लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारांश होता है द एंड, या बोले द एंड। बाकी आपको एक ऐसा लगा सारांश, ठीक है, ज़रूर बताइए। तो चलिए आप इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है करबक के रचयिता कौन है। पहले ही बताए हम, जायसी। कवि परिचय में आपको बता दिए क्या, जायसी जी थे। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख ले फटाफट। 27 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 27 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताइए। पद्मावत अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसाला या मसलनामा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने आंसर नीचे लगा दिया है, बाकी आपको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में चला जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर की, जायसी की भाषा कौन सी थी। अवधी थी या अपभ्रंश थी या प्रकृत थी या पाली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवधि। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की किस परंपरा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के थे। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे करते हैं। मतलब आँख की अपनी का एथी किस क्या बोलते हैं उसको, कंपेयर किससे करते हैं। तो पहले ही बताए दर्पण। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की शाखा के कवि है। किस शाखा के कवि है। तो क्या, प्रेम मार्गी शाखा के। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो क्या बोलते हैं, पद्मावत तो है, अखरावत भी है, आखिरी कलाम भी है, मृगावती नहीं है। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है। तो क्या हो जाएगा, जायसी जी की। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। पहले बताए क्या, 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी। ठीक है, 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। क्या होगा, मलिक शेख ममरेज। ठीक है, तो उसको मलिक राजे अशरफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक। नेक्स्ट है 11 नंबर की, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। तो सूफी संत, क्या बोलेंगे, सूफी संत सैयद मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या है। क्या, आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेख जीवन फकीरी में, ये भी है। बचपन में ही अनाथ सूफी फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिताया, ये भी बिताया। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, करबक कहाँ से लिया गया। तो क्या, पद्मावत से लिया गया। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट, एकदम फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट है कि, सॉरी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि खाली जगह को भरे। जो लही अम्बई डाभ न होई तो लही डैश बसाए न सोई। इसमें क्या होगा, सुगंध हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो लही अम्बही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। मतलब इसका सारांश क्या होगा, जब तक आम में डाभ नहीं लगते, जब तक आम में मोजर नहीं लगते, तब तक उसमें से सुगंध नहीं आती। वही बात बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 नंबर भी वैसा ही है। 15 नंबर है कि धनी सो डैश जस कीर्ति जासू
फूल मरै परवन मरै न पासु, इसमें बताइए। इसमें हो जाएगा सी, पुरुष। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी? तो अवधी भाषा थी। ठीक है, पहले ही आपको बताया अवधी भाषा, लेखक परिचय में मैंने बता दिया, बाद में नहीं भूल किएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर की, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी कौन कैसे कवि थे? ठीक है, तो क्या प्रेम मार्गी कवि थे। ठीक है, प्रेम मार्गी कवि थे, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की? दर्पण से की। ठीक है, दर्पण से की, पहले भी बताई आपको। नेक्स्ट है कि करवक में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है, प्रेम की महिमा पर रिलेटेड सब इसमें कविता है। ठीक, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम का पीर का कवि कौन है? तो जायसी जी है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि मुहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो इसका आंसर होगा हमारा जोड़ जोड़कर। ठीक है, जोड़ जोड़कर, मतलब उसमें बोला था ना, रक्त के लेई से जोड़ जोड़कर मैंने इस कविता की रचना की है। ठीक है, उसी की बात की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि है? कि भक्ति काल के कवि है। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? तो अवधी भाषा में रचा गया। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और दो क्वेश्चन बचा है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, माती क्या मृगावती भी, मृगावती नहीं है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर की, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? तो क्या बोलते हैं, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर के, सुमेरु का प्राय क्या है? तो इसका कंचनगिरी। ठीक है, कंचनगिरी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट रहा। बाकी आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम इसके फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की संख्या हमारा 8। ठीक है, टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा 8। तो चलिए फटाफट से इसको भी समाप्त करते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा हो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको बड़ा करने पर क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम का नाम सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसीदास ने इस भरोसे का कारण स्पष्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर देखते हैं कि तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना की थी। उसका विश्वास था कि राम दरबार पहुँचते ही उसकी सारी बिगड़ी बातें बन जाएगी, अर्थात राम सॉरी अर्थात राम ही जो ही उसके बातों पर जान जाएंगे, उसकी समस्या एवं कष्टों के परिचित होंगे, वे इसका समाधान कर देंगे, उसकी बिगड़ी हुई बातों को बन जाएगा। जो इनकी बातों को बिगड़ी हुई थी, ये क्या लालसा लेकर गए थे कि उनसे मतलब मांगेंगे, जो मेरी इच्छा है वो उसको पूर्ण करेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की रक्त के लिए जैसी का क्या अर्थ है? ठीक है, इनका क्या अर्थ है?
तो देख लेते हैं। जैसी कहते हैं कि हमने यह प्रेम का था जोड़ जाड़ उसके सब सबको, सॉरी क्या क्या लिखा है यार, हमने यह प्रेम कथा जोड़ जोड़ जाड़ करके सबको सुनाई, जिसने सुना उसे प्रेम से पीड़ित हुआ। मैंने इस कविता को रक्त के लेई लगाकर जोड़ा, कलेजे के खून से रचे इस काव्य से प्रति अपना आत्मविश्वास को दर्शाया। ठीक है, बाकी आपको तो व्याख्या में बता दिए हैं, आपको आप तो समझ जाइएगा। ठीक है, कहना क्या चाहते हैं कवि जी। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर की, मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, कवि नए जोड़ी शब्द का प्रयोग किए, अर्थ क्या है। तो अर्थ देखते हैं कि जोड़ी का अर्थ जोड़ जोड़ कर, कवि नए जोड़ी का प्रयोग कई कथाओं को जोड़ जोड़ कर इस कथा सुना रहा हूँ। कवि कहते हैं कि कवि का अर्थ में किया है। ठीक है, कवि कहते हैं कि जोड़ी का अर्थ कवि कई कविताओं को जोड़ जोड़ कर इस कविता को लिखा है। इसको क्या अर्थ के किया है, मतलब अर्थ, इसको कवि कविताओं को अर्थ मिलाकर इस कविता को लिखे हैं। ठीक है, 4 नंबर है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने जाने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि कवि कहते हैं कि एक दिन वह नहीं रहेंगे, जिस प्रकार फूल सड़कर नष्ट हो जाती है, उसकी खुशबू रह जाती है, उसी प्रकार कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वे सभी पीछे रह जाएंगे। कवि इस रूप में स्वयं याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से क्यों की। तो चलिए इसको भी देख रहे हैं फटाफट। दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंखें हैं। व्यक्ति उसकी छवि जिस प्रकार साफ है, स्पष्ट से दर्पण में दिखता है, ठीक उसी प्रकार कवि के आंख भी स्वच्छ और पारदर्शिता का प्रतीक है। कवि अपनी निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को जनमानस को प्रभावित करते हैं। जैसी जी की छवि वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है। महाकवि जायसी ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की थी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की थी कि दर्पण में जैसा छवि रहता है वैसा ही छवि उसमें भी दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पद में कलंक और कवच से क्या कं- क्या कलंक और कवच कुंडल कवच होना चाहिए से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कलंक का तात्पर्य चंद्रमा के कलंक से है। कच का तात्पर्य है घड़िये में कोयले नहीं डाला जाता तब तक सोने में कंचन की दमक नहीं आती। कंचन का तात्पर्य सुमेरु पर्वत से स्वर्णमय होने से, जिसका शिव त्रिशूल बन स्पर्श किया था। ठीक है, कवच और कुंडल मतलब क्या, सुमेरु पर्वत पे जो शंकर भगवान थे उसके त्रिशूल में लगा था। ठीक है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर की, दूसरे कर्वक में रचना का उद्देश्य निहित है, वर्णन करें। तो फटाफट देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी नए दूसरे कर्वक में बताया कि मेरा काव्य जिसने सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इस प्रेम कथा को कवि न खत की ले ही जोड़ा है, इसकी गढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। इस मन में यह समझकर ऐसा कविता रचा है कि शायद जगत यही निशानी बची रह जाए। कवि कह रहे हैं कि ब राजा रत्न सिंहासन पृथ्वी पर नहीं है, और नहीं हिरमान तोता रह गया, जिसके राजा ने इससे आई वृद्धि उत्पन्न कराई। सुल्तान अलाउद्दीन भी अब नहीं रह गए, राघव चेतक भी अब कोई पता नहीं, सुंदरी पद्मावती भी इस संसार में विदा हो गई। उन पात्रों में कोई भी अब शेष नहीं रहा, उसकी केवल कथा ही शेष रह गया। जो संसार में जस छोड़ जाता है वही मनुष्य धनी है। फूल झड़कर नष्ट तो हो जाते हैं पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है
कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर भी है बड़ा बड़ा। नेक्स्ट है, कर्मक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय दे। एक नयन दर्पण अवरोहित निर्मल भासु सुनृपंत गही जय हुई कई चऊ। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि जायसी अपना परिचय देते हुए कहे हैं कि एक नेत्र के होते हुए भी वह गुणी है। उसके लिए एक नेत्रहीन होना दोष नहीं है। जिसके भी उसका यह काव्य सुना वह मोहित अतिरिक्त किया। जिस प्रकार चंद्रमा कलंकित है उसकी उसी प्रकार मुझे भी एक नेत्र से हीन करके कलंकित कर दिया। परंतु उसके उज्ज्वल प्रकाश भी दिख दिया। जिस प्रकार चंद्रमा भी उसके प्रकाश से संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मेरा काव्य भी संसार को प्रकाशित करेगा। मुझे एक ही नेत्र से संसार दिखता है। इस प्रकार मैं नक्षत्रों में मध्य शुक्र तारा के समान उदित हुआ हूँ। जब तक आम में तीखी डाभ नहीं निकलती, तब तक उसे सुगंध नहीं उत्पन्न होता। विविधता एक सुंदर से जल को जब खारा बनाया जाता है, तभी वह इतना ऊपर क्या बोलते हैं अपार हुआ। जब इंद्र ने उसके त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट कर दिया, तब स्वर्णगिरी होकर आकाश तक ऊंचा हो गया। जब तक घड़िये में कोयला नहीं पड़ता, तब तक कच्चे सोने में कंचन की दमक नहीं आती। जैसी कहते हैं कि मेरा नाम एक नेत्र दर्पण के समान है, नयन एक दर्पण के समान है, इसी कारण मेरा मेरा भी भाव निर्मल है। संसार के सारे रूपवान पुरुष नए एक कुरूप जैसी के पैर पकड़कर और रुचि के साथ उसका मुख जोहते रहते हैं। तो यहाँ पे हुआ हमारा टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सारांश भी कंप्लीट, लेखक परिचय भी कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं हम बहुत ही मज़ेदार। चैप्टर का नाम है हमारा, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सूरदास। ठीक है, सूरदास के पद, जिसके रचयिता है हमारे सूरदास। तो ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं कर सकता कि इस चैप्टर से मतलब क्या बोलते हैं कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही चैप्टर मज़ेदार है। ठीक है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे, सारांश से लेकर लेखक परिचय से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपको ये क्या बोलते हैं A to Z लेखक परिचय से लेकर क्वेश्चन आंसर से लेकर सारांश तक बताया। ठीक है, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।